तो उसमें 67% लोग बता रहे हैं कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए। चाहे जाति कोई हो, उसका बैकग्राउंड कोई हो, किसी पार्टी का वोटर है, बताता है किसी को कुछ नया होना चाहिए बिहार में। अब नया का मतलब क्या होना चाहिए? स्थिति को बदलनी है तो कुछ नया होना चाहिए। तो हर आदमी जो नया आएगा वो ये आपको बताएगा कि हमको वोट दे दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। हम आपको बता रहे हैं भैया प्रशांत किशोर की तो ताकत नहीं है, ना हमारे पास वो विजन है, ना हमारी ताकत है कि हम सब सुधार दें, ये हमारी ताकत नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जो व्यक्ति भी ये दावा कर रहा है कि हम सब ठीक कर देंगे, या कोई दल ऐसा दावा कर रहा है, दो ही बात हो सकती है। या तो आदमी खुद मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से हम सबको मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। 13, मैं आपको इतने लंबी बात क्यों बता रहा हूं, 13 करोड़ लोग, और 1970 से आप लगातार ढलान पर हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है कि आएगा और हाथ घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता है। कैसे होगा? उसको करने के लिए समाज के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में वो ताकत है। अब आप तुरंत पूछिएगा कि अगर समाज में वो ताकत है तो अभी तक क्यों नहीं कर रहा है? अभी तक इसलिए नहीं कर रहा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है उसमें वो उसको मौका ही नहीं है कि चुनाव में भाग लेकर कुछ कर सके। अब आप कहेंगे तो आपका कहना है, ऐसा है नहीं, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। हम आपको एक डेटा बताते हैं, पिछले 30 साल में जितने लोग एमएलए बने और जो चुनाव हारे, सेकंड नंबर पर जो लोग रहे, जितने लोग एमपी बने और जो दूसरे नंबर पर रहे, और जितने मिनिस्टर बने हैं, सबकी सूची बना दीजिएगा तो 1250-1300 परिवार होता है बस। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वही आदमी पलट के रहता है वहीं पर। जो लोग लालू जी के साथ थे तो आधे से ज्यादा वही नीतीश जी के भी सरकार में है। और नीतीश जी के बाद कल आपकी सरकार होगी तो आगे उसमें आपके साथ आ जाएंगे। ये क्या दिखाता है आपको? ये जिसको मैं राजनीतिक जड़ता कहता हूं कि 75 के बाद इस राज्य में कोई राजनीतिक सामाजिक प्रयास ऐसा नहीं हुआ है जिससे नए लोगों को राजनीति में जोड़ा जा सके। जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं बिहार में, वो सब 75 की पौध हैं। लालू जी, नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी, यही तो 3 बड़े लीडर है बिहार में। एक भाजपा के, एक लालू जी जेडीयू के, और लालू जी आरजेडी के, और नीतीश जी जेडीयू के। ये तीनों 75 की पौध हैं। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि बिहार के लेवल पर अगर कोई लीडर पैदा हुआ है, 25 साल उधर और 22 साल इधर, 50 साल हो गया इस धरती पर कोई राजनीतिक सामाजिक आंदोलन, कोई नया प्रयास नहीं हुआ जिससे कि नए लोगों को राजनीति में लाया जा सके। अगर बिहार को बदलना है, 5000 अच्छा मुखिया बनेगा तब बदलेगा। अगर 100 अच्छे विधायक बनेंगे तब बिहार बदलेगा। एक आदमी को अगर आपने हटा भी दिया और उसके जगह किसी दूसरे को बैठा दिया तो उससे बिहार बदलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएगा। पहले और सिर्फ लालू जी और नीतीश जी की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं 25 मुख्यमंत्री आए और गए, उससे व्यवस्था बदली नहीं। लोग बता रहे हैं कि अब लालू जी नीतीश जी का ही बात क्यों कर रहे हैं, पहले वाले का बात, क्योंकि पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जाति के हैं। अरे भाई, मैं तो 70 से बता रहा हूं, उसमें अगड़े पिछड़े सब शामिल है, सब शामिल है, चाहे अगड़े हो कि पिछड़े हो। कोई भी मुख्यमंत्री हो, बिहार की दुर्दशा जैसी थी वो दिनों दिन और बदतर ही होती गई है। तो नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी होगी, नए लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास वो क्षमता है, जज्बा है। जो लोग सही लोग हैं, अगर उनका हाथ पकड़ के समझाया जाए, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि साहब आप आइए,
मिलकर एक मंच पर जुड़कर प्रयास कीजिए तो शायद उसमें से कुछ लोग जरूर तैयार हो जाएंगे। प्रशांत किशोर आ गए और एक दल बना लिया, खुद ही उसके अध्यक्ष हो गए, अपना फोटो टांग लिया और अपने पिताजी का फोटो लगा लिया और सब तो बोल रहे हैं कि आइए हमको वोट दे दीजिए, हम सबको तार देंगे। उससे बात नहीं बनेगी, उससे बात नहीं बनने वाली है। समाज में सही लोगों को साथ में आकर अगर बिहार को बदलना है, बेहतर बनाना है, तो समाज में जो सही लोग हैं उनको, उनमें से कुछ लोगों को हिम्मत करके साथ में आना पड़ेगा। बिहार को बदलने के लिए तमिलनाडु और केरला से तो कोई आएगा नहीं, यही के लोगों को करना पड़ेगा। और अगर हमारे जैसा आदमी कोई हिम्मत नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा? हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जहां से सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले होंगे, तो ये सोचते थे कि नौकरी लग जाए 20,000 की तो जीवन में सेटल हो जाएंगे। उसके मुकाबले भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा मिल गया। तो अगर हम नहीं रिस्क लेंगे तो कौन रिस्क लेगा? इसलिए आए हैं, ये जान कर आए हैं कि बहुत कठिन है। और जितने विश्लेषक हैं बता रहे हैं कि अरे ये जाति को नहीं तोड़ पाएंगे, बिहार को नहीं बदल पाएंगे, पूरा उसका एहसास है मुझे कि कठिन काम है, लेकिन कठिन है इसीलिए करना है। इसीलिए करना है। आपको बंगाल इसलिए याद है कि बंगाल की लड़ाई कठिन थी। आपको दिल्ली उतना याद नहीं होगा। हमने दिल्ली में भी चुनाव जिताया है, आंध्रा में भी जिताया है, लेकिन यहाँ पूछेंगे कि कौन सा चुनाव पिछला किए थे तो आपको याद होगा बंगाल वाला, क्योंकि कठिन लड़ाई थी। और इसको करने में चाहे 2 साल लगे या 5 साल, कोई चिंता नहीं है, उसकी तैयारी कर आए हैं। भोजपुरी का एक रोज कहावत मैं लोगों को बताता हूँ, बज के बुझना और बुझ के बजना। हम बुझ के बजने वालों में से हैं। पूरा समझ बुझिए हैं कि क्या करना पड़ेगा, कितनी ताकत, कितना समय, कितना पैसा, कितना व्यवस्था लगाना पड़ेगा, वो सोच कर आए हैं और वो करने ही आए हैं, मानेंगे नहीं। चाहे एक बार में हो चाहे 2 बार में, होगा ही होगा। लिख कर रखिए होगा। अभी बहुत लोग कह रहे हैं इनको तो क्या पता है ये कैसे होगा। मान लीजिए कि 10 वर्ष पहले आकर हम कहते आपको कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं और यहाँ आकर सब नेता को बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है, तो आप क्या कहते? क्या आप पागल हो गए? कौन आपका बात सुनेगा? आप कहते चाहे नहीं, हमारे पिताजी ने कहा उस समय, हमारे मदर को बोले हमारे पिताजी ने, तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की करोड़ों की नौकरी छोड़ के ये क्या करेगा, इसका बात कौन सुनेगा? कोई नेता इसकी बात क्यों सुनेगा? 10 वर्ष में सारे नेताओं को सुनाया ना, बिहार के लड़के ने सुनाया और दिखाया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ। किसी ने कहा है जगन मोहन रेड्डी का बात सुने, तो ममता बनर्जी नहीं सुनेगी। ममता जी सुनी है लेकिन केजरीवाल नहीं सुनेगा, केजरीवाल ने सुन लिया, नीतीश जी नहीं सुनेंगे, सब सुनते हैं। इसलिए मैं आपसे पहला अनुरोध ये करूंगा कि जितने विश्लेषक हैं लिख रहे हैं कि चुनाव के बारे में गणना लिख रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। उनको ये पता है कि जो हो गया वो क्यों हुआ, लेकिन क्या होने वाला है ये वो नहीं बता सकते हैं। आपसे बोलेगा कि 14 के चुनाव में क्या हुआ, तो बोला मोदी का लहर था। पूछिए कि लहर क्यों था, तो पता नहीं है लहर था। तो फिर बहुत दबाव दिया नहीं किसी, भाई लहर बनने में कुछ काम हुआ होगा, बोला सोशल मीडिया हुआ था। तो भाई सोशल मीडिया तो हम शुरू किए, तो बिहार के लड़के ने शुरू किया। उससे पहले कहीं सोशल मीडिया सुने थे? तो जो चीज आप नया करने जाएंगे तो लोग यही बताएंगे कि तो हो ही नहीं सकता है, इनको क्या पता है। तो ठीक है भैया, नहीं पता है, लेकिन प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अगले 15 महीने तक, 12 महीने, 15 महीने तक क्या करने वाले हैं? आप जैसे लोगों से मिलने वाले हैं। समाज में जिस व्यक्ति से भी मिला जा सकता है
सही लोगों की पहचान करनी है। जो भी समाज में सही व्यक्ति है, जो यहाँ की धरती से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्तमान और भविष्य बिहार के बदहाली और खुशहाली से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग जिनको यहाँ के मुद्दों की थोड़ी बहुत समझ है, ऐसे लोग जो अपने स्तर पर थोड़ा बहुत भी समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़ के ऐसे लोग जिनके अंदर ये जज्बा है कि बिहार को बदलना ही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, उनसे मिलना है, उनसे जाकर अनुनय विनय करना है, उनको समझाना है, उनको प्रेरित करना है, उनको ये बताना है कि साहब आप आइए, एक मंच पर आइए, चुनाव की चिंता हम पर छोड़ दीजिए, साधन पैसा व्यवस्था हम बनाएंगे, आप पहले अपनी ताकत से आइए। अगर वो आएंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे, और वो मेरी ताकत से नहीं जीतेंगे, अपनी ताकत से जीतेंगे। जैसे कुम्हार का जो रोल है वो मेरा है, घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनता है, कुम्हार का तो काम है कि बैठ के उसको थोड़ा शेप देना है। तो वो मिट्टी और चाक ढूंढने निकले हैं। कोई चुनाव है नहीं 3-3.5 साल, लेकिन लोगों से मिल रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए। चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही व्यक्ति कौन है और खराब व्यक्ति कौन है। ठीक बात है, आप हमसे मिलने आए तो आप सही हो गए, अब जो नहीं मिलने आया वो गलत हो गया, तो बात ठीक नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपको मक्खन निकालना है तो दही को मथना शुरू करते हैं, तो मथते 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 उससे मक्खन निकल जाता है। वैसे अगर लाखों लोगों को मिलेंगे, उसका सबसे बात करेंगे, उसके विषय में पता करेंगे, समाज में 10 लोगों से उसके विषय में फीडबैक लेंगे, तो कुछ अच्छे लोग जरूर निकल आएंगे। और एक बार लोग आ गए तो बात बन सकती है। सेना बनाने की बात है, लड़ाई जब लगेगी तब देखा जाएगा। सही लोगों को एक साथ लाना है, ये पहला काम है। जिसमें लिखा हुआ है सही लोग, और दूसरी बात लिखी हुई है सही सोच। अब सारे लोग अगर आ जाएंगे साथ में, तो उनका एजेंडा क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर बैठे हुए लोगों से अगर एक एक करके पूछें, तो कोई कहेगा साहब यहाँ करप्शन बहुत है, उसको ठीक किए बगैर बिहार नहीं सुधार सकते हैं। कोई कहेगा कि शिक्षा ध्वस्त हो गई है, कोई कहेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, कोई कहता है रोजगार चाहिए, कोई कहता है सड़क ठीक होनी चाहिए, कोई कह रहा है भाई साहब उद्योग, जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक ठीक नहीं हो सकता है, कोई कह रहा है टूरिज्म में बड़ा पोटेंशियल है, उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर एक सूत्र में बांधना हो तो सही सरकार होगी, सुशासन होगा, सुराज होगा, तो सब चीज सुधर सकता है। तो जब ये कल्पना मन में आई तो फिर डिबेट शुरू हुआ कि सुराज का डेफिनेशन क्या हो, किसको सुराज मानिएगा। जो सत्ता में है, जिस पार्टी का भी है, वो बता रहा है कि जो वो कर रहा है वही सुराज है। अब इसमें जितने भाजपा के समर्थक हैं वो बताएंगे कि जो भाई मोदी जी और भाजपा के लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वही सुराज है, वही राम राज्य है। जो कांग्रेस के सपोर्टर कहेंगे कि मोदी जी ने तो देश बर्बाद कर दिया, जो हम लोग कर रहे थे वो सुराज है। कहीं नीतीश जी के पास चले जाएंगे तो कहेगा भाई कि सबको कुछ आता है, जो हम बिहार में कर रहे हैं ये सुराज है। तो सुराज का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा लिखने जब गए, तो देश में जितने लोग इसके इंटेलेक्चुअल विद्वान लोग हैं, उनको बैठाकर उनसे बात करी कि भैया सुराज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो खोजते 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 लोगों में सहमति बनी कि जो गांधी जी ने कहा कि जनता के हिसाब पर, जो जनता के मानदंडों पर खरा उतरे, उसी को सुराज माना जाए। गांधी जी का मंत्र आपने सुना होगा, अगर आप नीति बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, और आपको ये समझ में ना आए कि आपकी सरकार, आपकी नीति से किसी नीति आपकी ठीक है कि खराब, तो चिंता कीजिए कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को आपके नीति से, आपके योजना से, आपके स्कीम से कोई फायदा है कि नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो उसको सुराज नहीं मान सकते हैं। मान लीजिए कि नीतीश जी यहाँ आएंगे, उनके पार्टी के लोग आएंगे तो बताएंगे आपको कि देखिए हमारे सुशासन का नतीजा है कि सारा रोड अच्छा बन गया है, अब आप पटना 2 घंटा में पहुंच सकते हैं। वहां म्यूजियम बनाए हैं 600 करोड़ रुपया का, और उसके अंदर अब सुन रहे हैं कि टनल बनवा रहे हैं दोनों म्यूजियम को जोड़ने के लिए। सब अच्छी बात है,
लेकिन अगर आपके गांव में विद्यालय नहीं है और जो घर में कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर और दवाई नहीं है, तो आप वो टनल का लेकर क्या कीजिएगा? वो टनल हो चाहे ऊपर से जाना पड़े। इसलिए जो उन्होंने कहा, इसलिए नाम दिया जन सुराज। जो जनता के हिसाब से सुराज हो उसी को सुराज माना जाए। प्रशांत किशोर, अब मोदी सुराज और नीतीश सुराज और लालू सुराज नहीं। जो जनता के हिसाब से सुराज हो उसको सुराज माना जाए। तो समाज में सही लोगों को चिन्हित करना, उनको समझाना, बुझाना, प्रेरित करना कि साथ में आइए और जन सुराज के भावना से उसको एजेंडा बनाकर साथ में आइए। और तीसरी बात लिखी हुई है सामूहिक प्रयास। जो मैं कह रहा हूं कि बिहार को अगर बदलना है तो कोई एक व्यक्ति और दल नहीं बदल सकता है। तो सामूहिक प्रयास कैसे होगा? लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो सामूहिक प्रयास का प्लेटफॉर्म है, वेहिकल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसमें आप दल से जुड़ जाते हैं और दल से जुड़कर जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार कुछ काम करते हैं समाज के लिए। परिकल्पना तो यही है। अब कोई दल लोकतांत्रिक तरीके से चल नहीं रहा है। जो मैंने आपको बताया कि पिछले 30 साल में वही 1200 परिवार के लोग घूम घूम के म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। तो किसी नए आदमी को आने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ये जो दल बने तो सब मिलकर ही बनाएं। जो सही लोग हैं वो मिलकर ही बनाए। प्रशांत किशोर के बनाने से नहीं होगा। अगर सारे लोग मिलकर दल बनाएंगे तो बात बन सकती है। और खाली दल ही ना बनाएं, वो दल का नाम भी तय करें और उसका संविधान भी तय करें। ये भी बताएं कि दल की प्राथमिकता क्या हो और दल के पदाधिकारी कौन होंगे। ये भी बताएं कि दल चलेगा कैसे और उसका टिकट कैसे बटेगा। बताए मतलब उसमें अपना योगदान दे, उनकी बात भी सुनी जाए। आप में से तुरंत ज्यादातर लोग कहेंगे भैया कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आजादी से पहले की जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी वाली, तो वो इसी व्यवस्था से चलती थी। आजादी की लड़ाई में जिसको भी कुछ योगदान देना था, मन से, वचन से, कर्म से, तो जाकर कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस जाके ज्वाइन कर लेता था और उसको लगता था कि आजादी की लड़ाई में हम जुड़ गए, कुछ काम करने को मिल गया। और कांग्रेस की व्यवस्था उस समय वाली इतनी अच्छी थी कि आपको अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता था। तो कोई गांव में प्रभात फेरी निकाला, कोई धरने पर बैठा, कोई जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बना, तो किसी ने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइजेशन चलाया। कोई डिस्ट्रिक्ट में आया, कोई राज्य में आया, कोई देश का नेता बन गया। आजादी की लड़ाई में जितने लीडर का नाम आपको याद आता होगा तो सब कांग्रेस के लीडर थे। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि कांग्रेस उनके परिवार या पिताजी की पार्टी थी, इसलिए भी नहीं कि कांग्रेस उनके जाति की पार्टी थी। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें जुड़कर आप आजादी के लिए सामूहिक प्रयास कर सकते थे। तो अगर आप कोई सब लोग मिलकर दल बनाते हैं, उसका एजेंडा क्लियर है और उसको लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए तो उससे स्थिति बदल सकती है। उससे सत्ता परिवर्तन तो 100% होगा, लेकिन उसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में भी कदम बढ़ेगा। और ये बिहार को क्यों चुना है? इसके लिए बिहार के है वो तो एक बात है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाने के लिए सबसे माकूल बिहार उसके लिए जगह है। क्यों? क्योंकि विकास के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरत इसकी बिहार में है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को और कुछ आता हो चाहे नहीं, राजनीति खुद आती है। जैसे लड़कों को यहाँ जाकर बात कीजिएगा तो उसको पढ़ाई आए ना आए, बिजनेस आए चाहे नहीं, नौकरी आए चाहे नहीं, पैसा हो चाहे नहीं, 4-5 घंटा राजनीति पर बात करने के लिए दे दीजिए, पूरा देश दुनिया का राजनीति बता सकता है आपको। ये हर राज्य में नहीं है, हमने राज्यों में काम करके देखा है। जैसे लोग कहते हैं कि गुजरात के लड़के को बिजनेस की समझ है, वैसे इस मिट्टी की एक ताकत है, यहाँ लोगों को राजनीति समझ में आती है। सही या गलत, लेकिन राजनीति की समझ है।
अब अगर कोई आदमी प्रयास करे और उनको साथ में जोड़े और उनको सिखाए समझाए, तो उसकी एनर्जी को, उसकी ताकत को बिहार को बदलने के लिए लगाया जा सकता है। तो मेरा प्रयास इस दिशा में अभी ये है कि जितने हो सके ऐसे लोगों से मिले, आपके माध्यम से इस सोच को उन सब लोगों तक पहुंचाएं जो समाज में अच्छे लोग हैं। इसलिए अभी से लेके सितंबर तक 4 महीना हर व्यक्ति जो मिलना चाहता है या जिससे मैं मिल सकता हूं या जिससे मिलने की मुझे जरूरत है, उनसे मिलेंगे, मिल रहे हैं। अभी मैं वैशाली में आज आया हूं, पिछले 1 महीने से लोगों से पटना में मिल रहा था, अब जिलों में जा रहा हूं। कल अब आपके वैशाली में कोई 450 किलोमीटर अगले 4 दिन में जाएंगे। 40 जगहों पर ऐसी छोटी छोटी गोष्ठी लोगों ने आयोजित की है। उनके साथ बैठेंगे और यही चर्चा करेंगे। उसमें से प्रयास यही होगा कि कुछ सही लोगों को निकाला जाए, चिन्हित किया जाए, एक साथ जोड़ा जाए। लेकिन इससे बात तो बनेगी नहीं। इसके बाद 2 अक्टूबर से चंपारण गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू करेंगे। 3000 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर चले फिर वापस पटना गए फिर वापस आए। एक बार चलना शुरू करेंगे तो 12 महीना लगे या 15 महीना, तब तक चलेंगे जब तक पूरा बिहार कवर ना हो जाए 3000 किलोमीटर। और हमको मैराथन दौड़ने का तो तैयारी कर नहीं रहे हैं। 3000 किलोमीटर इसलिए चलना चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जिसको ये बात बतानी जरूरी है, जिससे कुछ सुना और समझा जा सके, जिससे ये पता चल सके कि भाई रियल प्रॉब्लम क्या है, असली समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। ये ही पूरा करने का प्रयास है। साल भर के बाद अगर सब मिलकर उसमें से तय करेंगे कि चलिए अब दल बनाना है, तो दल बनाया जाएगा। दल तो पहले से भी 1000 है, एक और बन जाएगा। लेकिन अगर वो दल सही लोग और सही तरीके से बने तो ही उसका फायदा होगा। तो भाई साहब, ये प्रयास है, ये करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि कैसे एक आदमी से तो बहुत दिन लग जाएगा, कैसे होगा। कोई हड्डी का डॉक्टर पटना में बैठा है। अब पूरे बिहार में लोग जानते हैं कि हड्डी के डॉक्टर विमुख उपाध्याय बहुत बड़े डॉक्टर थे, या हई साहब बहुत बड़े डॉक्टर है। तो हई साहब ने तो पटना गांधी मैदान में कोई रैली किया नहीं, तो कैसे पूरा बिहार जानता है कि हई साहब अच्छे डॉक्टर हैं। एक एक आदमी जब समझ के जाता है उसको फायदा होता है, समझता है कि ये डॉक्टर ठीक है, वापस जाता है, उससे बात आगे बढ़ती है। तो अगर आपको बात सही लगे तो आपसे पैसा चाहिए नहीं, वोट चाहिए नहीं। अपने नाम का बैनर पोस्टर झंडा लगा नहीं रहे हैं, अन्ना लगाने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे तो इस बात को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि 70 साल में जो चीज नहीं हुआ, अगर उसको बदलना है तो समाज के लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। और उस दिशा में ये एक सही प्रयास है। और अगर आपको कन्विंसिंग न लगे, आपको विश्वास ना हो, तो कोई बात नहीं है, किनारे बैठ के वेट कीजिए और अगले 6 महीने साल भर में मैं जो करूं उसको देखिए। जब मन संतुष्ट हो जाए तब आइए। पर्ची फाड़ के दल नहीं ज्वाइन करना है, मेंबरशिप अभियान नहीं है। पूरा जब दिमाग संतुष्ट हो ले तभी जुड़िए, और नहीं तो हमसे जुड़िएगा और कल दूसरे पार्टी का रैली होगा तो कहेगा अरे बाप रे, है तो बहुत भीड़ ज्यादा है, वहां भागिएगा। अब फिर मोदी जी का रैली होगा तो कहिएगा बाप वहां तो 2 लाख आदमी आया तो वही जाते हैं। और किसी से टिकट नहीं मिलेगा तो जाके जाप से लड़ जाइएगा। जाप से भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय तो अपने हाथ ही में है, वो नहीं चाहिए भाई। चुनाव 3 साल के बाद है, उसकी चिंता किनारे रखिए। समाज में सही लोगों को जोड़ने और एक नए प्रयास में अपना योगदान अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मोटे तौर पे ये बात है। बाकी आप अगर आपके कोई सवाल है तो आप कीजिए, मैं आपको थोड़ा जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 डेढ़ जितना चलने में समय लगे, क्योंकि एक दिन में आप
7-8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, मान लीजिए चल रहे हैं, ऐसी एक गोष्ठी हो गई तो 2 घंटा वहां लगाना पड़ेगा। तो अगर दिन में आप 12-14 घंटे भी चलते हैं तो भी आप दिन में 9-10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, तो 12 से 15 महीना लगेगा, 12 से 15 महीना लग सकता है। जी पूछूं अपना सवाल? जी साहब, नाम बता के और कहाँ से आप आए हैं, क्या करते हैं? जी सर, आप पीके हैं, मैं भी पीके ही हूँ और सब यहाँ पीके हैं, खाली नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो प्रोहिबिशन लागू है, लेकिन सब पीते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हाजीपुर जैसे शहर में आकर के मुझे लगता है कि हाजीपुर का ये आपका पहला विजिट है पब्लिकली। हो सकता है कि आप बड़े नेताओं के साथ आते रहे होंगे, उस समय हम लोग को जानकारी नहीं रही होगी। पॉलिटिकली आप पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ये जानकारी को हम लोग थी, लेकिन आप करते क्या हैं साहब? सर मैं टीचर हूँ। बोलिए। तो मुझे इस में आकर के बहुत अच्छा लगा और बहुत सी बात जानने का भी अवसर प्राप्त हुआ, और वो चीज़ जो मेरे मन में बहुत सालों से चल रहा है कि कैसे वाकई में बिहार, हम जब भी बचपन में थे, आपका एक कुछ दिन पहले एक मीडिया में आया था, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था और आपने उसमें बयान दिया था कि बिहार लगातार पीछे बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे छूटता जा रहा है। हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा। तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब स्कूल में थे उसी समय हम लोग पढ़ते बिहार की गरीबी के मुख्य कारण क्या क्या है, बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है, और आज तक वो सिलेबस जहां था आज भी वही है। हमने एमए कर लिया, हमने पीएचडी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने सरकारें भी बदल करके देख ली, लेकिन बिहार की जो गति थी विकास की, वो जहां थी वही की है, वही है। न व्यवस्था सुधरी है, न अर्थव्यवस्था सुधरी है, जो जैसे था वैसे ही है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, जिसके वजह से 70 और 90 के दशक तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से विकास नहीं हुआ, 25 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 90 के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की स्थिति थी। 15 साल राहुल जी ने शासन किया, 15 साल नीतीश जी ने शासन किया। तो यह थ्योरी भी गलत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी विकास कर सकता है, अदरवाइज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी विकास नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा पूछ लीजिए। पत्रकार भी रहेंगे, शिक्षक प्लस पत्रकार, डेडली कॉम्बिनेशन है। जी लेकिन जो पत्रकारिता कुछ वजह से ही मैंने छोड़ी है उसको, वो आप सवाल पूछिए। वो सही जन सुराज का तात्पर्य जहां तक मुझे समझ में आता है, जन का मतलब जनता पब्लिक से है और सुराज का मतलब अच्छा शासन है। और ये दोनों चीजें तभी ये होगा कि जब सही लोग मिलेंगे, सही सोच मिलेगी और सामूहिक प्रयास होगा। बड़ा मेल खा रहा है सर, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिहार की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जातिगत व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सब कुछ एकदम तारतम्य है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान काम होगा। तो आपका ये जवाब होगा कि आसान नहीं, इसलिए तो मैं करने चला हूँ। आपने कहा भी जो आसान नहीं, इसलिए मैं करने के लिए इसको ठाना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इतने डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इतनी जातियों में सिस्टम बटा हुआ है। हम पॉलिटिकलाइज एक स्टेज पर आकर के पॉलिटिकलाइज नहीं हो पाते हैं, एक स्टेज पर हम लोग आकर के अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। हमारा डिमांड अलग अलग होता है, हमारा जातियों के हिसाब से डिमांड होता है, हमारा धर्म के हिसाब से डिमांड होता है। तो इन चीजों को करने के लिए कैसे आपके मन में क्या कुछ आएगा? देखिए, दो बातें इन्होंने कही और रेलिवेंट बात है, जहाँ तक आप समझना चाहेंगे उसको। जाति वाली बात बहुत चलती है, उससे पहले इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात बताई, उस पर मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि लालू जी के राज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि विकास नहीं सामाजिक न्याय, इसलिए विकास हाशिए पर रहा। नीतीश जी की सरकार को 15 साल को आप दो भाग में बांट लीजिए, पहले के 7 साल और दूसरे के 7-8 साल। पहले 7 साल में इसी सरकार में, इसी नीतीश कुमार ने, इसी एनडीए ने काम करके दिखाया, और काम करके दिखाया इसीलिए आपने 2010 में उनको झाड़ कर वोट भी दिया। इसी एनडीए के कॉम्बिनेशन से 200 से ज्यादा सीट जीत कर आए थे नीतीश कुमार।
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उस बड़ी जीत में ही बिहार के दुर्गति का बीज पड़ गया। क्योंकि जब इतनी बड़ी जीत मिली तो दोनों दल आपस में उलझ गए कि अब हमको दूसरे की क्या जरूरत, हम अकेले ही सरकार बना लेंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी लगा कि बिहार तो पॉकेट में आ गया, अब देश के नेता बन जाएं। भाजपा वाले सोच रहे हैं हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है, हम ज्यादा सीट लड़ेंगे तो अकेले ही बना लेंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि 2012 में वो गठबंधन टूट गया, 12-13 में। 2014 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए, अपनी गद्दी छोड़कर जीतन राम मांझी को बना दिए। फिर 8 महीना के बाद मांझी जी को हटाकर खुद बने, फिर महागठबंधन बनाया, फिर चुनाव लड़कर महागठबंधन में 1 साल चले, फिर पलट के एनडीए में चले गए। तो ये 7 साल आदमी वही है, व्यवस्था वही है, और परिणाम अलग अलग है। ये राजनीतिक अस्थिरता का कारण है। तो पहला जो आपने सवाल बताया, और दूसरी जो आपने बात कही जाति वाली, आप बिहार से बाहर जाते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार भी हैं, सब बताता है बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग यहाँ बैठे हुए सब आदमी बेवकूफ हैं, बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन बना दिया गया है कि बिहारी मतलब बेवकूफ। वैसे एक परसेप्शन आपके हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि बिहार में सब जातीय के हिसाब से होता है। जाति समाज की सच्चाई है, लेकिन वो जितनी बड़ी सच्चाई बिहार में है, उतनी ही बड़ी सच्चाई गुजरात में है। लिख कर रखिए, आपने चुनाव वहां कराया नहीं है, हमने चुनाव कराया है। आंध्रा में भी उतनी ही बड़ी जाति है जितनी भी तमिलनाडु में है। हम लोग बिहार में यहाँ जाति के लिए पूछते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है? हम बोलेंगे प्रशांत किशोर। तो आपको समझ में नहीं आया कि मेरी जाति क्या है, तो पूछेगा कि बाबूजी का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा श्रीकांत पांडे। तो फिर उसके दिमाग में आएगा कि पंडित जी है कि भूमिहार है। तब पूछेगा कि अच्छा कौन जात? आंध्रा में जाइएगा तो आपको पूछेगा नाम क्या है, आपने बोला प्रशांत किशोर, तो सीधा पूछेगा कौन जात? आप कभी सुने हैं कोई कह रहा है कि आंध्रा में जाति है? ये आपके हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ जाति पर ही होता है। ये सही बात नहीं है। मैं आपको डेटा से बताता हूं कि कैसे सही नहीं है। 1984 में आप पत्रकार रहे हैं, तो बिहार में कौन पार्टी जीती? कांग्रेस। यूनाइटेड बिहार में 54 में 54 सीट जीत कर आने वाली पार्टी कांग्रेस। तो आपसे पूछेंगे क्यों जीत गए? बिहार में जाति उस समय भी था 84 में, आज से कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो आप तुरंत बोलिएगा, कह रहे हो तो इंदिरा जी का डेथ हुआ था ना, तो उनके मरने की जो लहर, सहानुभूति की लहर थी, इसलिए जीत गए। ठीक बात है, इसको आप कागज पर लिखिए। 1984 में इंदिरा जी की डेथ की वजह से जो सहानुभूति की लहर थी, उसकी वजह से कांग्रेस जीती। फिर 1989 पर आपको ले आता हूं। 1989 में बिहार में कौन जीता? बीपी सिंह की जनता दल। आपसे पूछेंगे भाई उस समय क्या हुआ, जाति तो उस समय भी थी। तो आप बोलिएगा, कह रहे आपको पता नहीं है ना भाई, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, करप्शन के खिलाफ पूरा जनता एक हो गई थी, इसलिए सब ने जनता दल को वोट दे दिया। ठीक बात है, उसको लिखिए। 1989 में एक नैरेटिव ऐसा बन गया कि एंटी करप्शन बोफोर्स के खिलाफ वोट करना है, और बीपी सिंह के लिए नारा बन गया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उसके नाम पर लोगों ने वोट कर दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, आपको 2014 में ले आते हैं। भाई 14 में क्या हुआ? भाजपा जीत कर आ गई। क्यों जीत गई? आप कहिएगा कि मोदी जी की लहर है। ये 3 घटना आपको क्यों बता रहे हैं? इसे 25 गिना सकते हैं, आपको 3 क्यों गिना रहे हैं? एक घटना है इंदिरा जी की मौत, दूसरा नैरेटिव है एंटी करप्शन, और तीसरा मोदी एक व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नैरेटिव या घटना इतनी बड़ी हो जाए कि समाज उसको एक्सेप्ट कर ले, तो समाज में वो ताकत है
कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है इसी बिहार में। ये हमारा आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, जो हुआ है वो आपको खाली दिखा रहे हैं आईना। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो समाज में आदमी सोचता है कि अरे साला कुछ नहीं, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। इस बार सब तो एक जैसा दिख रहा है तो अपने जाते वाले को दे दो, ये बात है। लेकिन जैसे आप अपना चेहरा है उसको आप जानते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी जाकर शीशा में रोज सुबह शाम देखना पड़ता है तो लगता है थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया है। इसी तरीके से आपको ये समझने की बात है कि जाति सच्चाई है। जैसे चुनाव लड़ने के लिए समाज के विभिन्न पहलुओं को आपको समझना है, वैसे जाति को भी खूब समझना है। समझने में कमी नहीं करनी है, समझ के उसको साधना भी है चुनावी तरीके से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जातियों के रहते हुए आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस बार मुखिया के चुनाव में 90% सीटिंग मुखिया चुनाव हार गया। आज जीतने वाले कई लोग हैं, आप जानते होंगे, जो नए लड़के जीत कर आए हैं। अब बिना जाति बिना बाहुबल और धन बल के भी बहुत लोग जीत कर आए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं ये संभव है, लेकिन हम काम किए नहीं, हमारी वैसी पात्रता बनी नहीं। तो जब हम हार जाते हैं तो आकर आपको कोई पूछता है भैया क्यों हार गए, तो कहता है क्या करें सब जात वाला उधर कर दिया। कोई तो ये नहीं कहेगा कि हमारा गलती था, हम हारेंगे तो यही कहेंगे करे भाई बिहार में कुछ नहीं हो सकता, बिहार में सब जाते पड़े। ऐसी बात नहीं है। आपको लोग गलत नहीं हो सकते हैं। अगर आपका लोकतंत्र में यकीन है तो लोग गलत नहीं हो सकते हैं। अगर लोगों को आप जातियों से ऊपर नहीं उठा पाए तो कहीं ना कहीं आपके प्रयास में कमी रह गई, क्योंकि समाज पहले जाति से ऊपर उठ के कई बार वोट कर चुका है। गांधी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, जयप्रकाश नारायण के कितने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। इसी समाज में लोग उठकर वोट करते हैं। आज मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है, कोई पूछता है भाजपा क्यों जीत रहा है, तो कहता नहीं भाजपा नहीं जीत रही है तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं वो बता दीजिए। आप में पात्रता होगी तो आप समाज को कह सकते हैं, समाज आपके लिए खड़ा होगा। और अगर समाज खड़ा नहीं हो पाया तो हमको और आपको मानना चाहिए कि हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई और प्रयास करना पड़ेगा। पूछिए पूछिए, हमें तो दिक्कत मेरा मुकेश कुमार और मैं यही हाजीपुर से ही आता हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ। मुझे ये पता करना है जैसे कि आपने जन सुराजी बनाया, बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा नया चीज़ है, नया पार्टी है, जाते हैं जुड़ जाएंगे, कोई ब्लॉक का प्रमुख बन जाएंगे, कोई प्रखंड का हेड बन जाएंगे और पैसा मारेंगे और बन जाएंगे। इस चीज़ को हम कैसे फिल्टर करें, कैसे लोग ना आ पाए। दूसरी बात है कि जैसे कि जो भी एक आश्वासन हमको चाहिए, जैसे कि जो राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं लोग वो इसमें आए, क्योंकि जब लालू जी और नीतीश जी मिल सकते हैं तो नए नए युवाओं को क्या भरोसा है वहाँ कल हमसे जुड़े हैं, कल किसी कारण से कोई टिकट या कोई कुछ पैसे के लोग देकर दूसरे पार्टी में चला जाए। देखिए मैंने पहले ही कहा कि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कौन सही है कौन गलत है। आप मान लीजिए कि आप सही भी हैं तो सही, ज्यादातर लोग सही तभी तक है जब तक कुर्सी पर बैठे नहीं है। आप ईमानदार तब तक हैं जब तक कि चोरी कराने का पैसा कमाने का मौका नहीं मिला है। लक्ष्मी की गर्मी ऐसी है कि अच्छे अच्छे कुर्सी पर बैठने के साथ ही सब पिघलना शुरू हो जाता है। तो सही गलत का कोई पैमाना नहीं है, प्रयास है कि सही लोगों को लाएं। और अगर आप उसको लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे तो जो गलत होगा वो अपने आप थोड़ा छट जाएगा। जिसको पैसे पर टिकट चाहिए, हम टिकट एक तो बेच नहीं रहे, हमको पैसा क्या देगा। और दूसरी बात उसको हम कह रहे हैं चलो 1 साल पद यात्रा में चल रहा है तो पहले ही भागेगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ ठेका चलाते हैं, सोचते हैं कि 5 करोड़ रुपया देके जाके टिकट ले लें, तो हमारे साथ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम टिकट बांट नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं भैया पहले सब आदमी को खो दो, चलो पैदल चलो। आप यहाँ आए हैं, आपको पैसा दिए नहीं, हम चाय पानी भी नहीं पिला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पिला नहीं सकते हैं।
इसलिए कर रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं कि अपने आप कुछ ऐसी फिल्टर लगाइए तो ऐसे लोग आए ही नहीं। आपने कहा कि आगे क्या होगा, तो भाई आगे का तो कोई गारंटी नहीं है, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। आज जिस दिन अच्छा नहीं लगे, मान लीजिए कि हमारा चरित्र बदल जाए, हम जो कह रहे हैं कल पलट जाए, तो हमको हटा दीजिएगा, किसी दूसरे को ले आइएगा। जी, मेरा नाम हर्षराज है और मैं यहीं पे आर्यन कॉलेज जो इस वैशाली जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है उसका छात्र हूँ और वहाँ पे छात्रों के अधिकार को लेकर बराबर लड़ता रहता हूँ वहाँ के कॉलेज प्रशासन से। अभी हमारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है जो कॉलेज में बच्चों से वोकेशनल कोर्स के नाम पे करीब 5-7 लाख रुपए का वहाँ पे प्रिंसिपल द्वारा जो है वो घोटाला किया जा रहा है, अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं इससे पहले मैं 3 साल 4 साल कोविड से पहले बिहार से बाहर क्रिकेट में खेल से जुड़ा हुआ था, तो बिहार से बाहर मैं बराबर खेल के लिए कभी किसी राज्य में जाता रहा हूँ। तो जब बिहार की बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे खेल की भी स्थिति उतनी ही बदतर है जितना शिक्षा और रोजगार की स्थिति उतना ही बदतर है, और खेल को लेकर भी लोग काफी पलायन करते हैं यहाँ के युवा जो है सो। तो मेरा आपसे प्रश्न इस बात का है कि जैसे आप राजनीति में लेटरल एंट्री की बात करते हैं देश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर, तो क्या खेल के विभाग में जब ऐसा कुछ व्यवस्था बनेगा, राजनीतिक व्यवस्था या कुछ भी बनेगा, तो क्या जो लोग जो ऐसे लोग होते हैं जो मान के चलिए क्रिकेट के एसोसिएशन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अगर एक बाउंसर मार दिया जाए तो लोग शायद क्रिकेट के नाम सुन के कांप जाएंगे, या कराटे के एसोसिएशन में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो राजनीतिक दल से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको अगर 3-4 लोग अगर घेर ले तो शायद उनका हड्डी पसली बराबर कर दे तोड़कर। तो मेरा प्रश्न आपसे इस बात का है कि क्या हम लोग जैसे युवा जो बिना किसी राजनीतिक दल के अपने बलबूते पे कहीं पे मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा? और मैं आपसे एक बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं 20 साल का हूँ और मैं अपने जीवन का अगला 10 साल, क्योंकि मैं जो परेशानी को झेला हूँ उसको देखकर मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने जीवन का 10 साल आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके जो ऐसा व्यवस्था बनाएगा मैं उसमें अपना देने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपके साथ जनसुराज के लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे, मैं आपके पद यात्रा में जुड़कर जहां मिलेगा वहां पे आपके लिए लड़ूंगा। ठीक है, आपकी भावना का सम्मान है, तो आप जिसको भी पहले ये है कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ेंगे, क्या करेंगे, आप 2 काम ही कर सकते हैं। एक तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनसे संवाद स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप समझते हैं कि ये 40-50 लोग ऐसे हैं आपके गांव में, आपके कॉलेज में, जो कि अच्छे लोग हैं, जो आपकी भावना से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है नहीं भैया ये लोग भी कुछ बदलाव चाहते हैं, ये भी सही लोग हैं, तो उनसे ये बात जाकर कहिए, समझाइए। जरूरत पड़े तो हमको अगर आना पड़े तो आपके यहाँ बुलाइए, हम आते हैं। जो लोग पदयात्रा में चलना चाहते हैं साथ में, चाहे 1 दिन चलना चाहते हैं या 1 साल चलना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ मेरे ऑफिस में फोन करना है। यहाँ नंबर कहीं लिखा हुआ होगा 9121, ये नंबर लिखा हुआ है, टेबल हटा दो भैया ताकि लोग नोट कर सके। आप वहाँ फोन कर दीजिए, चाहे आपको गोष्ठी ऑर्गेनाइज करना, हमसे मिलना हो, या हमको अपने यहाँ बुलाना हो, या हमारे साथ पदयात्रा में चलना है। एक बार आप इस नंबर पर फोन कर दीजिए, हम वहाँ पर 100 लड़के को बैठाए हुए हैं, इसी काम के लिए आपका जीना हराम कर देगा फोन कर करके कि आप कहेंगे आप बोलिए कब आ रहे हैं। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, फोन कर दीजिए और आप बता दीजिए कि साहब हम पदयात्रा में जुड़ना चाहते हैं। अपने आप मेरे लोग आप तक पहुंचेंगे, आपसे बात करेंगे और नोट करेंगे कि आप किस दिन आना चाहते हैं, कहाँ आना चाहते हैं, कितने दिन चलना चाहते हैं। तो एक बात हुई, आपने कहा खेल को लेकर, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में होगा कि शिक्षा के लिए क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए क्या होगा। तो एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो मैंने अभी बताया नहीं, कि ये पदयात्रा के साथ साथ मैंने एक 150 लोगों का ग्रुप बनाया है जो बिहार के लोग हैं या बिहार से जुड़े हुए या बिहार के मुद्दे पर जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। 15 महत्वपूर्ण विषयों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, टूरिज्म, खेल, ऐसे 15 विषयों पर एक्सपर्ट ग्रुप जिसको कहते हैं, जो जानकार लोग हैं, उनको लगाया है कि भाई कैसे बिहार में क्या किया जा सकता है, इस पर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाइए, एक 10 साल का कार्यक्रम बनाइए। लेकिन ये तो उनका विजन होगा,
जब पदयात्रा के दौरान चलेंगे तो लोगों का इनपुट मिलेगा, आपके जैसे लोग बताएंगे कि नहीं भैया खेल ऐसे सुधर सकता है। आपका वो सारा जब एक साल में समेट लेंगे तो फिर उस एक्सपर्ट ग्रुप को उसको देंगे और उसको मिलाकर जो ड्राफ्ट बनेगा तो अगले साल जून में जब तक पदयात्रा खत्म होगी तो 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 10 से 15 साल का जो ब्लूप्रिंट है कि बिहार की शिक्षा कैसे सुधारी जाएगी, बिहार का स्वास्थ्य कैसे सुधारा जाएगा, रोजगार कैसे बनाया जाएगा, ये ब्लूप्रिंट पब्लिक डोमेन में डालेंगे। मतलब आपके पास वो अवेलेबल होगा। लेकिन अगर राजनीति में नेता बनना है तो पैसा, बाहुबल, जाति ये सब के रहते हुए ही बनना है। अब सब बहुत लोग हैं ना, सवाल करने और सेल्फी लेने से बात नहीं बनेगी, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। प्रणाम सर, बोलते बहुत अच्छा है सर। और सर जब यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं ना सर, सीखने के लिए तो गुंजाइश दिखाइए भी है, सीख ये रहे हैं कि बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द मुंह में आ जाते हैं। हमको बेलारी जी एक मिले तो कहे कि साहब आपका भोजपुरी में इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो हम तो नहीं है बेलारी, हम उनको बोले भाई घर में तो भोजपुरी ही बोलते हैं, लेकिन आजकल जब प्रोफेशनल बात होती है तो भोजपुरी के शब्द ध्यान में नहीं आते हैं, तो 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं भोजपुरी बोलने का। किताब सर हमने वो बिहार बोर्ड में किताब से हमको बड़ा मन किया भोजपुरी सीखने का, तो छठा क्लास का वो किताब उसको डाउनलोड किया, उसी को पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा तो बड़ा सहयोग दे रहा है सर। और सर पहले तो बहुत धन्यवाद सर कि गांधी जी को देखे हुए बहुत दिन हो गया था तो सर बहुत शानदार तरीके से गांधी जी आए हम लोग के बीच में। सर बहुत सारी चीजों पर चर्चा यहाँ पर हुआ, और जैसे हेल्थ हुआ, करप्शन हुआ, एजुकेशन हुआ, भाई ने स्पोर्ट्स के बारे में बताया। लेकिन सर जो हम यहाँ पे उससे पहले 17 में बिहार में आए, उससे पहले हम दिल्ली क्या करते हैं सर? सर सिविल कोर्ट में है सर। तो सर फिर बिहार में आए सर, तो मतलब स्टार्ट किया क्या प्रॉब्लम है, तो सर ये सब चीज़ तो पता है, करप्शन हो रहा है, जो विकास हुआ नहीं हुआ। सर हम जो महसूस किए कि लोगों के अंदर डर बहुत है, जो नीचे तबके का लोग है वो बहुत डरा हुआ है, वो डरा हुआ है क्योंकि उसके पास जो लॉ है उसका नॉलेज ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ज्ञान नहीं है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। उसको लगता है कि भैया कानून है तो हमारे खिलाफ है। अगर हम इस चीज का प्रचार करें कि कानून भैया आपके खिलाफ नहीं है, आप ही के लिए है,
जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम रह रहे हैं किराए के मकान पे रह रहे हैं, सवाल है तो जो किराए के मकान पे हम रह रहे हैं वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, उनके बेचारे को केस उस लगाया, रात को 10 बजे पुलिस आई, उनके घर से एक औरत को लेके चली गई। हम बालकनी में थे, दरवाजे से बोले कि ये औरत है, औरत को लेके नहीं जा सकते हैं, फिर भी वो लोग हजरम वगैरह क्या भाग गए। फिर बाबा से हमारा बात हुआ, बाबा कहे कि क्या कानून है कि रात को औरत को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है? हम बताए कि जी है। तो बाबा फिर इस बात पे बड़ा खुश हुए कि ऐसे करिए, हमको संविधान का किताब ला के दीजिए, हमको पढ़ना चाहते हैं। और सर हमारे हिसाब से जैसे प्रचार का हुआ कि आप आए, हमको आप समझाएं कि क्या क्या करना है, जनसुराज का मतलब बताएं, तो हम भी यहाँ पहुंचे थे। एक तो आपसे रूबरू होने के लिए कि भैया इतना अच्छा आदमी बोल रहे सकते हैं, और दुनिया में पूरे भारत में नहीं कर जो क्या सुन रहा है, मोदी जी जैसे आदमी का सुधार सकते हैं, तो उनको बातें भी छुपाए जी। तो सर इस बारे में सर इसको कैसे आप क्या समझते हैं कि सच में जैसे जो हम अभी अनुभव किए कि डर है लोगों में बहुत बैठा हुआ प्रशासन को लेकर ही, जो कि सेवा ही करने के लिए बनाया प्रशासन, और उसी का डर लोगों में हो गया है कि लोग कुछ कर रहे ही नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसमें कैसे हम लोग आगे करके समाज में जो डर है वो एक उसका महत्व, एक जो वजह है उसकी वो गरीबी है। आप जब बहुत गरीब होते हैं तो आपको लगता है कि भाई जो गाली भी दे दे कल कोई बात नहीं है, कोई जिसके पास पैसा है वो डरने वाला नहीं है। आप अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो सोचेगा कि पैसा देकर इनको मैनेज कर लेंगे। तो जो बहुत गरीबी है बिहार में, ये एक वजह हो सकती है। आपने बात अच्छी उठाई, मुझे सीखने की जरूरत है कि वे क्यों डर है, लेकिन मुझे जो अभी समझ में आ रही है बात कि शायद जो बेइंतहा गरीबी है यहाँ पर, उसकी वजह से आदमी डरा हुआ है, किसी अफसर के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। उसको लगता है कि भाई क्या तो बच्चों को कौन खिलाएगा, कौन हमारी मदद करेगा, कहाँ से पैसा लाएंगे। के बाद तो अभी तक जनगणना और बिहार सरकार जो बोल रहे थे कराए, उसके बाद जो करा जब संख्या बढ़ आएगा तो
किसी एक जाति के लोग कितने हैं, इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है इससे। आज जो आप पहले समझिए इस बात को, बिहार अकेला राज्य नहीं है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। यहाँ के नेता आपको बता रहे हैं 16 राज्यों में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके लोगों ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। दूसरी बात समझिए कि यूपीए की सरकार ने जो पिछला जनगणना देश में हुआ 2011 में, उसमें जातिगत जनगणना कराई गई है। जब जनगणना का डेटा कलेक्ट हो गया, आंकड़ा आ गया, तो उन्होंने रिलीज नहीं किया। यूपीए की सरकार ने रिलीज नहीं किया। उसके बाद अभी एनडीए की सरकार है, ये भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं। दोनों सरकारों का ये कहना था कि जो डेटा आया है, जो आंकड़ा आया है, वो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि इतना आसान नहीं है गणना करना जितना लोग बता रहे हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार यहाँ करना चाहती है तो रोक कौन रहा है? ये ऐसे है कि आप पूछते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो कहता है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो नहीं मिला तो भैया तुमको लेने से रोका कौन? तो पहले लोग बताते थे कि हम यहाँ से मांग रहे हैं, यूपीए वाले लोग नहीं दे रहे हैं। तो अब तो दोनों जगह एनडीए है, अब काहे नहीं ले रहे हो भाई? और मांग अभी कह रहे हैं कि हम मांग रहे हैं लेकिन मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। आप मांगना और देना छोड़ दीजिए। आप में से जितने व्यक्ति यहाँ बैठे मुझे बता दीजिए कि एक रिपोर्ट कहीं पेपर में आया हो पिछले 2017 से एनडीए की सरकार है ना दोनों जगह, एक रिपोर्ट जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री गए हो दिल्ली कि आज भाई दिल्ली गए हैं विशेष राज्य के दर्जा के मांग के लिए, एक दिन भी नहीं गए हम लोग के पार्टी में, लेकिन चर्चा रोज है। तो जो जातिगत जनगणना का मांग कर रहा है और जो कह रहा है कि हमको कराना है, दोनों को नहीं कराना है। इसकी चर्चा बनाए रखनी है ताकि आपको हमको लगे कि भैया जो सारी स्थिति खराब है, एक ही जातिगत जनगणना होगा तो सुधर जाएगा। अगर आज जनगणना करना शुरू भी कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 5 वर्ष के बाद, तब तक एक इलेक्शन और निकल जाएगा। आज जाति आपस में लड़ा के ठंडा कर देगा कि भाई अरे इनका बढ़ने वाला है, आएगा तो तुम्हारा छीन लेगा, तुम्हारा रख लेगा। अरे आप कराओ ना भाई। पहले किसने रोका है? अगस्त में, पिछले साल अगस्त में बिहार के विधानसभा में जातिगत जनगणना करने के लिए सर्वसम्मति से, सारे दलों के सहमति से प्रस्ताव पारित हो गया। अगस्त से जोड़िए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और यहाँ 5 महीना, 10 महीना हो गया। कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन इस 10 महीने में 10 राउंड ये चर्चा हो गई। चर्चा का कारण तो आप समझ ही गए हैं। ये मुद्दा बनाया जाए कि भाई गठबंधन तोड़े, कि इधर जाए कि उधर जाए, कि क्या करें, तो आप समझ रहे हैं। वही मैंने जो पहले कहा, बिहार के लोगों को और समझ होना हो, राजनीति की समझ खूब है। तो जातिगत जनगणना के नाम में फेरे में पड़िए मत। अगर जनगणना होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, होने दीजिए ना भाई, होने दीजिए, डेटा को रिलीज करने दीजिए। क्यों घबरा रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या है रहने दीजिए उससे।